हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। तो देखिएगा, ये जो हमने चैनल यहाँ पे आज शुरू किया है, इसका नाम हमने रखा है शुंगा आयुर्वेद या शुंग करके, है ना। तो शुंग का क्या मतलब होता है, क्या मायने हैं शुंग के, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, है ना। कोशिश ये रहेगी यहाँ पे कि हम आयुर्वेद को आयुर्वेद के तरीके से समझ सकें, है ना। जिस प्रकार से हमारे आचार्यों ने वर्णन किया हुआ है, हम उनके आधार पर उसको समझ सकें। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर शुंग का मतलब समझ लेते हैं। जो टाइटल मैंने इस चैनल को दिया हुआ है ना, उसका क्या मतलब है, क्या उसके मायने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो टाइटल हमने रखा है, उसका नाम हमने दिया है शुंगा। ठीक है ना। तो शुंग का मतलब क्या है ना, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है। शुंग अगर हम हिंदी में इसको लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। इसका मतलब होता है ये जो है वो वट वट का वृक्ष आपने सुना होगा, ये बरगद सुना होगा। तो उस बरगद के वृक्ष का नाम एक पर्याय है शुंग। ठीक है। तो वहां से ये जो शब्द है हमने लिया है। इसी तरीके से इसका क्या महत्व है यहाँ पे, किस लिए मैंने ये लिया है, तो धीरे धीरे आगे जानकारी आपको इसकी होती ही रहेगी, है ना। मैं बताता चलूंगा या फिर कोशिश करूंगा कि आप इसको समझ पाए। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमको आज स्टार्ट करना है, वो हमने किया था डिसाइड कि आज हम पढ़ेंगे काय चिकित्सा। ठीक है। और काय चिकित्सा में भी निरुक्ति वगैरह वाला पोर्शन जो भी है, वो पोर्शन हम छोड़ करके आज हम सिर्फ स्रोतोदृष्टि की बात करते हैं। ठीक है ना। तो सामान्य स्रोतोदृष्टि जो भी होती है, उसकी हम बात करेंगे, क्या क्या उसके निदान है और क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, और फाइनली फिर हम चिकित्सा क्या करने वाले हैं। ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि स्लाइड जो है ना, मैंने उसको दो भागों में तोड़ दिया है। तो एक तरफ जो है अपना जो भी डेटा, जो भी कंटेंट है वो रहेगा, दूसरी तरफ मैं आपको समझाते चलूंगा राइट हैंड साइड में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज, है ना। देखिएगा, सबसे पहले आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं कोई भी डिसीज अगर आप पढ़ते हो, तो उस डिसीज के कुछ कॉज होते हैं। ठीक है ना। उन कॉजेस को अपन बोलते हैं यहाँ पे निदान। ठीक। इट मीन्स जब आप निदान का सेवन करते हैं, तो अल्टीमेटली वो निदान जो है वो डिसीज को कॉज करवाने में मदद करते हैं, या फिर ये डिसीज कॉज करवा देते हैं। निदान के और भी पर्याय होते हैं, हेतु होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप दो एक चीजें जो है, जो भी आती चलेंगी मैं बताता चलूंगा। तो निदान और हेतु दोनों सेम ही। ओके। अब देखेंगे लक्षण की बात करते हैं। तो लक्षण को बेसिकली आप सिम्टम्स से यहाँ समझ सकते हैं, है ना। जो भी सिम्टम्स, जो भी लक्षण हमें उस डिसीज में, उस व्याधि में मिल रहे हैं, वो सब आचार्यों ने अपने मत के अनुसार अलग अलग लक्षण यहाँ पे निर्दिष्ट किए हुए हैं। ठीक है। तो काय चिकित्सा चूंकि एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा सब्जेक्ट है, हम कोशिश ये करेंगे कि इसको थोड़े से कंपाइल वे में और कोरिलेट करके समझ सकें। ठीक है। बिकॉज कोरिलेशन बहुत आवश्यक है। बिना कोरिलेशन के अगर हम पढ़ते हैं, तो चीजें कई बार उड़ जाती है दिमाग से। ओके। चलिएगा, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद में दोष, दूष, अधिष्ठान, आम, मंदाग्नि एवं स्रोत विकृति को व्याधि या संप्राप्ति का प्रधान घटक माना जाता है। क्या कह रहे हैं वो सिंपल सी बात बता रहे हैं कि दोष जो हमारे वात पित्त कफ होते हैं, दोष जो हमारी शरीर के अंदर अलग अलग दूषित होने वाली धातुएं हैं, वो अधिष्ठान मतलब हमारे शरीर में कहाँ पर वो आ, हो रही है ना, विकृति कहाँ पर अधिष्ठित है। आम, है ना। आम का मतलब आप समझते होंगे, आम की एक अवस्था होती है। तो वो आम है। ये मंदाग्नि, मंदाग्नि मीन्स हमारी जठराग्नि या जो भी भूताग्नि है, वो सब मंद हो गई है ना। और स्रोतस की विकृति हो गई है। इन्हीं को व्याधि या संप्राप्ति का प्रधान घटक माना जाता है। मतलब इन सभी चीजों से ही क्या होता है, व्याधि उत्पन्न होती है। ओके। तो ये चीज हो गई। इन सभी घटकों में स्रोतो विकृति अधिक महत्वपूर्ण होती है ना। तो क्या कह रहे हैं आचार्य, आचार्य कह रहे हैं कि बेसिकली हमें जो ध्यान देना है वो किस पर देना है, वो हमें ध्यान देना है स्रोतस की विकृति पर, है ना। आचार्यों ने बोला है स्रोतो विकृति, है ना।
तो ये जो स्रोतस है अल्टीमेटली यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी व्याधि को कॉज करने में। ठीक है ना। तो स्रोत विकृति से उत्पन्न होती है व्याधि। ठीक है, किस तरीके से होती है इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, अभी तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये स्रोत विकृति ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्रोत विकृति शब्द में ख वैगुण्य और स्रोत दृष्टि दोनों का समावेश होता है। ठीक है, ख वैगुण्य और स्रोत दृष्टि ये दो एक डिफरेंट टर्म्स है ना। तो क्या है इनका मतलब वो देख लेंगे। ख वैगुण्य का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्याधि होने से पूर्व, है ना, व्याधि होने से पूर्व यह प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, हाँ मतलब स्पेस समझ सकते हैं। तो स्पेस की वजह से जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी डिफेक्ट आ रहे हैं, वो ख वैगुण्य में आएंगे। ठीक है ना। तो ये अगर कोई डिजीज हो गई है उससे पहले भी ये प्रेजेंट होगा। ओके, स्रोत दृष्टि की अगर हम यही बात करें तो व्याधि की संप्राप्ति घटित होते समय शरीर में होने वाली एक घटना है। कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। सपोज दैट कोई एक एजेंट, पैथोजेनिक एजेंट हमारी बॉडी में आया। ओके, और उस पैथोजेनिक एजेंट की क्या एक्शन होगी, वो हमें पैथोलॉजी क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एजेंट आया हमारी बॉडी में। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कहीं पर आएगा। सो वो जो स्पेस है, उस स्पेस को क्या बोलना है आपने, खा। खा मीन्स स्पेस होता है, खाली जगह। ठीक है ना, आकाश। ख वैगुण्य। ठीक है ना, तो ये खा वैगुण्य से रिलेट करेंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं, अब स्पेस में आने के बाद ये एजेंट क्या करेगा, अब ये कॉज करवाएगा डिसीज। डिसीज या फिर कॉज डिसीज। सो इसको अपन क्या बोलते हैं, वहां उस स्थान में रह करके ये डिसीज कॉज करवाएगा। दैट इज बेसिकली फील एसोसिएटेड विद स्रोतो दृष्टि। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा बीच। कोई भी पैथोजन एजेंट आया, वो हमारे बॉडी के स्पेस में रहा और वहां पर डिसीज कॉज करवाई। दैट इज नोन एज कवैगुनेंट स्रोतो दृष्टि। ओके, तो व्याधि की संप्राप्ति घटित होते समय शरीर में होने वाली एक घटना है, इसको अपन ने क्या बोलना है, स्रोतो दृष्टि। नाउ खगोल की हम बात करें, यह स्थान संचय के लिए आवश्यक है। क्यों? बिकॉज स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो स्थान संचय तो तभी हो पाएगा ना जब वहां पर कोई स्पेस होगा खाली। ठीक है, यह अब देखिए स्रोत दृष्टि की बात करें तो लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। देखना, जब तक कोई भी हमारे शरीर के अंदर जो भी धातुएं हैं वो दुष्ट नहीं होंगी तो लक्षण कैसे मिलेंगे, चाहे धातुएं हो या फिर दोष हो। जब तक वो दुष्ट नहीं होंगे तो हमें लक्षण नहीं उत्पन्न होंगे या लक्षण अभिव्यक्त नहीं होंगे, लक्षण नहीं दिखेंगे। ओके, तो ये दो पॉइंट हमने समझे। अब देखिएगा खवेगुण में, देखिए यह निदान के विशिष्ट अंश से उत्पन्न होता है। क्या बोल रहा है वो, निदान के विशिष्ट अंश से उत्पन्न होता है ना। और कभी कभी जन्म से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपने कोई निदान या आपने कोई हेतु या फिर कोई पॉजिटिव फैक्टर लिया आपने, तो उसका कोई एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक पार्ट होगा। उस पार्ट की वजह से खा वैगुण्य या स्पेस डिफेक्ट होगा। राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आपने कोई एक ऐसी ड्रग ले ली जो कि विरेचन करवा रही है। ठीक है, या फिर कोई एक ऐसी ड्रग ले ली जो आपकी शाखाओं से कोशों को निकाल करके कोष्ठ में ला रही है। ठीक है, तो क्या होगा, शाखाओं में तो क्या हो जाएगा, शाखाओं में क्या होगा, वैगुल्य होगा। और यहाँ पर ला करके जो वो पोस्ट में ला करके पटक देगी, तो उससे क्या होगा, वहां पर दोषों का इकट्ठापन होगा। ठीक है ना, अब आगे वहां पर जो प्रोसेस चलने वाली है वो दोष दोषी की सम्मोचना होगी। राइट, थोड़ा सा एग्जांपल है बस, समझाने की कोशिश की है। तो यह दोष दोष सम्मोचना से उत्पन्न होती है, वो स्रोत दृष्टि है। अब देखेंगे आप, चौथा वाला है, इसके ज्ञानार्थ लक्षणों का विशेष वर्णन नहीं मिलता। भाई खा वैगुण्य खाली स्पेस है, इसके कुछ लक्षणों का वर्णन नहीं मिलता। खाली स्पेस सपोज अगर है भी तो उसके कुछ स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते। बट स्रोतस जब दुष्ट हो रहे हैं तो उनके लक्षण और प्रकार बताए जाते हैं, है ना। रसवह स्रोतस दृष्टि होगी तो कुछ अलग लक्षण दिखाई देंगे, रक्तवह होगी तो कुछ अलग दिखाई देंगे, इस तरह से। देखिएगा, यहाँ पर बोला है अनुमान गम्य होता है। क्यों? क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं मिल रहे हैं। ठीक है,
और स्रोत दृष्टि की हम बात करें तो यह प्रत्यक्ष गम्य होता है। प्रत्यक्ष गम्य का मतलब इनके लक्षण इजिली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ओके, अनुमान गम्य क्यों बोला है यहाँ पे? बिकॉज विदाउट विदाउट फीचर, विदाउट स्पेसिफिक फीचर्स। बट ये प्रत्यक्ष गम्य क्यों होता है? विद स्पेसिफिक सिम्टम्स और फीचर्स। ठीक है ना? तो ये खावे गुण और स्रोतोदृष्टि की हमने बात कर ली। हम देखते हैं आगे। प्रकोपित हुए दोष आदि खा वैगुण्य के स्थान पर संग करते हैं। क्या बोला मैंने? अभी बात की थी खा वैगुण्य मतलब ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो उस ब्लैंक स्पेस पर क्या होगा? जो भी बड़े हुए दोष है वो क्या करते हैं? संग करते हैं। और जब दोषों का संग होगा तो क्या होगा? व्याधि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिएगा सुश्रुत और चरक जो है वो कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर कोटेशन देते हैं। तो देखिए क्या बोला है। कुपितानाम हि दोषाणाम शरीरे परिधावता, कुपितानाम हि दोषाणाम शरीरे परिधावताम, यत्र शंग अवैगुण्याद, यत्र शंग अवैगुण्याद अधिस्तत्रोपजायते, व्याधिस्तत्रोपजायते। है ना? ये यहाँ पर संधि हुई है तो व्याधि होगा ये। ठीक है ना? इसको आप समझेंगे। व्याधि, व्याधिस्तत्रोपजायते मतलब सपोज दैट ये कोई दोष है, वाता पित्त। ठीक है, ये दोष है। अब ये इंक्रीज, ये एलिवेटेड दोष है, एलिवेटेड दोष है। ठीक है, अब ये एलिवेटेड दोष क्या कर रहे हैं? दे सर्कुलेट इनसाइड द बॉडी, दे सर्कुलेट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। ओके, और जब ये बॉडी में सर्कुलेट करेंगे तो भाई बॉडी के हर एक पार्ट में जाएंगे। ओके, और ये बॉडी के हर पार्ट्स में घूमते घूमते फिर ये क्या करेंगे? इनके दिमाग में कुछ आएगा क्या कि हाँ अपन एक काम कर सकते हैं, जहां कहीं भी इनको ब्लैंक स्पेस मिलेगा। ठीक है, जहां कहीं भी इनको क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा। ओके, रीच आउट, रीच आउट टू द स्पेसेस। है ना? स्पेसेस की हमने बात की खावैगुण, और वहां पर जाकर के फिर ये क्या करते हैं? तो आचार्य बोलते हैं यत्र शंग खावैगुण्य। है ना? तो जहां पर भी स्पेस मिलेगा वहां पर खावैगुण्य, जहां भी कहीं भी मिलेगा वहां पर ये क्या करेंगे? दे विल संग, मीन्स वहां पर वो कोलाइड करेंगे या फिर मिक्सड अप हो जाएंगे। ओके, और जैसे ये मिक्सड अप हुए सो फिर ये क्या क्रिएट कर देते हैं? दे विल क्रिएट व्याधि, दे विल क्रिएट क्या? व्याधिस्तत्र उपजायते। ठीक है, यत्र तत्र, क्या बोला था उन्होंने? यत्र संग खवे गुण्यात व्याधिस्तत्र उपजायते। तो कुपित हुए दोष सर्कुलेट करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, कोशिश करेंगे समझने की। कुपित हुए दोष सर्कुलेट करते हैं हमारी बॉडी में, और बॉडी में सर्कुलेट करने के बाद हमारे जो भी स्पेसेस है काव्य गुण्य वहां पर पहुंच जाएंगे, और वहां जाकर के संग करेंगे। संग करने से क्या होगा? अल्टीमेटली संग करने से होगी व्याधि। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको समझा। राइट, अब देखेंगे एक दो श्लोक और भी दिए गए हैं चरक के। क्षिप्यमाणा कवे गुण्याद रस सज्जति यत्र सा, करोति विकृतिं तत्र खे, वर्षम इव तो यदा दोषाणामपि चैवं स्याद एक देश प्रकोपणम। मतलब सिंपल सी बात समझेंगे हम यहाँ पे कि देखिए शरीर में जो स्रोतो वैगुण्य है ना? वो अलग अलग तरह से हो सकता है। जैसे कि हमने बात की यहाँ पर कि स्रोतो वैगुण्य जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि किसी फॉरेन पार्टिकल आने की वजह से ही हो। ठीक है, तो यह स्रोतो वैगुण्य कैसा हो सकता है? सहज भी हो सकता है। सहज का मतलब, सहज का मतलब क्या होगा यहाँ पे? बाई बर्थ। है ना? कुलज, कुलज का मतलब जेनेटिक। ठीक है, आघातज कोई चोट लगने की वजह से, दोषज और पूर्व उत्पन्न व्याधि जनित हो सकता है। ठीक है, ख वैगुण्य की डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं कि ओरिजिन हो सकती है। राइट, इस तरह से हम इसको यहाँ पे सम अप करेंगे। ओके, तो स्रोत वैगुण्य के बारे में बताया, अलग अलग टाइप से ये भी उत्पन्न हो सकता है।
हम देखेंगे स्रोत दृष्टि के सामान्य निदान, है ना। तो रोगों की उत्पत्ति के लिए स्रोत दृष्टि क्या बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब तक स्रोत प्राकृत में रहते हैं तब तक रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हम यहाँ पे समझ लेंगे। अच्छा, एक बात आप समझिए यहाँ पे, सिंपल सी है कि सपोज दैट हम बात करते हैं किसी भी शरीर की, है ना, किसी भी बॉडी की अगर अपन बात करते हैं, कुछ बॉडी क्या है, तो बॉडी बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं, इट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस फंक्शंस, वेरियस फंक्शनल ऑर्गन्स, ठीक है, या ऑर्गन सिस्टम्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम हम बोल देते हैं। ओके, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश ये कीजिए। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स एक अकेला ऑर्गन तो चला नहीं रहा है इस बॉडी को, ऑर्गन सिस्टम्स वहां पे काम कर रहे हैं, राइट। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं इनको भी एक कोलैबोरेशन में चलना जरूरी हो जाता है। ओके, तो ये हम जो एक कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो साम्यता के साथ चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर जो भी चल रहे हैं, ये कैसे चल पाते हैं, तो इसको समझने के लिए जरूरी है क्या, कि हम स्रोतों स्रोतों की बात करें। ठीक है ना, तो स्रोतस की जब भी दृष्टि होगी, तो ऐसा समझ लो कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, मतलब जो भी स्रोतस है ना, जब तक ये स्रोतस अपनी नेचुरल स्टेट या प्राकृत अवस्था में रहेंगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, शरीर में, शरीर कैसा रहेगा, प्राकृत रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं अविकृत होगा। ठीक है, प्राकृत या फिर अविकृत। ओके, बट जैसे ही इन स्रोतस का क्या होगा, स्रोतस दृष्टि होने से क्या होता है, शरीर में हो जाएगी विकृति। शरीर जो है हमारा कैसा हो जाएगा, नेचुरल स्टेट से डेविएट कर जाएगा, डेविएट फ्रॉम नेचुरल स्टेट। ओके, डेविएट फ्रॉम नेचुरल स्टेट, और इसको आपने क्या बोल देना है, इसी को हमने बोल देना है विकृत या विकृति, सॉरी, इसको आपने क्या बोल देना है, इसको बोल देना है विकृति, विकृति। ठीक है ना, ये आपकी विकृति हो जाएगी। ओके, तो स्रोतस अगर नेचुरल अवस्था में है, नेचुरल स्टेट में है, तो शरीर हमारा कैसा है, प्राकृत है या अविकृत है, स्वस्थ है। अगर स्रोतस दुष्ट हो गए तो उससे क्या होगा, शरीर नेचुरल स्टेट से डेविएट कर जाएगा और विकृति क्रिएट कर देगा, राइट। आगे चलते हैं। देखिए, प्राकृत रहने पर दोष धातु और मलों की साम्यावस्था बनी रहती है। श्लोक जो बोला है पहले उसको देख लेते हैं। यथा स्वेनोस्मणा पाकम शारीरा यान्ति धातवा स्रोत साचा यथा स्वेन धातु पुष्य धातुता। मतलब जब अपने प्राकृत अवस्था में रहेंगे, है ना, दोष धातु और मल जो है वो प्राकृत रहेंगे, तो इनकी साम्यावस्था भी बनी रहेगी। ठीक है, पाकम शारीरा यान्ति धातवा, अपनी उष्मा से ही क्या होते हैं वो, पाक पाक को प्राप्त होते हैं या पकते रहते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, स्रोतसा च यथा स्वेन धातु पुष्यति धातुता। मतलब जब वो स्रोतस हमारे कैसे रहेंगे, जब तक परिणाम स्वरूप शरीर स्वस्थ तो मन प्रसन्न बना रहेगा, जब साम्यावस्था होगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है ना, शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और प्रसन्न रहेगा मन। ठीक है, जब स्रोतों की विकृति होगी, उस अवस्था में दोष धातु और मल कुपित हो जाएंगे, सीधी सी बात है। स्रोतस विकृत हो रहे हैं तो कुपित होंगे, और नाना प्रकार की व्याधियों को भी ये उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चरक का था। तो देखेंगे आप कि आयुर्वेद का स्पष्ट अभिमत है कि शरीर में सभी प्रकार के भावों की उत्पत्ति स्रोतसों के बिना नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है ना, ये चीज ध्यान रख लेंगे कि आयुर्वेद जो है वो कहता है कि हमारे शरीर के जितने भी भाव है ना, वो स्रोतसों के बिना उत्पन्न नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते,
अच्छा देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बात बताता हूँ, जब आप राजस्थान पढ़ते हैं चरक का, तो वहां पर आप पढ़ते हैं अलग अलग भाव होते हैं, है ना? कौन कौन से? तो पुरुष के अंदर, या फिर हम बात करते हैं जब बच्चे का डेवलपमेंट चल रहा होता है ना? गर्भाव क्रांति में आप देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो अलग अलग भाव पड़ते हैं ना, 6 प्रकार के भाव। कौन कौन से? मात्रज, पित्रज, आत्मज, सात्मज, है ना? सातमेज, और एक दो प्रकार के और रहते थे। ठीक है, जो भी है ना, 6 7 प्रकार के 6 प्रकार के होते हैं सामान्यतः वो। तो वो जो भाव है, वो भाव कहीं ना कहीं कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? वो स्रोतसों से ही होते हैं। कैसे? देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मात्रज भाव की हम बात कर लें या पितरज भाव की बात कर लें, तो पितरज भाव में अपन ने पढ़ा होगा मुस्टैक्स, है ना? दाढ़ी मूछ जो आती है ना, श्रमशु जिनको अपन बोलते हैं, तो वो श्रमशु वगैरह जो है वो पितरज भाव है। पर श्रमशु उत्पन्न होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अस्थि का जो मल है ना, वही तो होते हैं ना ये बाल वगैरह। तो वो उत्पन्न होने के लिए अस्थि है स्रोतस, मज्जा है स्रोतस, है ना? इस तरीके से हमें क्या करना है? स्रोतसों की महिमा को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्रोतसों के कोई भी शरीर के भाव उत्पन्न नहीं किए जा सकते। ठीक है ना? इसी तरीके से समझाया गया था। आगे देखेंगे, स्रोत दृष्टि के कारणों का वर्णन करते हुए चरक कहते हैं कि जिन आहार विहारों से स्रोतसों दोषों की दृष्टि होती है, ध्यान रखेंगे, जिन आहार विहार आदि से दोषों की दृष्टि होती है, उन्हीं कारणों से धातुओं में विगुणता उत्पन्न होती है। ठीक है, बात वही है, कारण की बात की जा रही है आपसे कि धातुएं जो है विगुण कब होंगी? जब आप ऐसा आहार विहार करेंगे जिससे दोष नष्ट होते थे, तथा वे ही आहार विहार आदि कारण स्रोत दुष्ट के भी मूल कारण होते हैं। सीधी सी बात है भाई, उन्हीं से अगर दोष दुष्ट हो रहे हैं, है ना? तो दोष दुष्ट हो रहे हैं, तो दोष से क्या होगा? धातुएं भी विगुणता को प्राप्त होंगी, धातु भी दुष्ट होंगी, और जब ये दोनों ही दुष्ट हो गए तो स्रोतस तो दुष्ट हो ही जाएंगे। ठीक है ना? स्रोतस भी दुष्ट हो जाएंगे। इस तरीके से अपन को समझना है। ठीक है, अब देखेंगे आप, आहारश्च विहारश्च या स्यात् दोष गुण सम। ठीक है, धातुर्भि विगुणश्चापि स्रोतसाम स प्रदूषका। राइट, क्या तात्पर्य है? इस प्रकार स्रोत वैगुण से व्याधियों का जन्म प्राप्त होता है ना? आहार विहार जो भी आप करते हैं उससे क्या होता है? या तो दोष जो है समवस्था में रहते हैं, स्यात् दोष गुण ही समा, धातुर्भि विगुणश्चापि स्रोतसाम स प्रदूषका। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जब स्रोतो वैगुण्य होता है, स्रोतसु का वैगुण्य होता है, तो व्याधियों का जन्म होता है। ओके, और स्रोतो दृष्टि के सामान्य लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक है, जब स्रोतो वैगुण्य होगा तो व्याधियां जन्म लेंगी, और स्रोतो दृष्टि के लक्षण भी हमें दिखाई पड़ने लगेंगे। ठीक है, इसलिए वात पित्त कफ ये तीनों दोष सभी स्रोतों में गमन करने वाले होते हैं। इनमें भी सूक्ष्म होने के कारण पित्त एवं कफ को प्रभावित करने वाला वात दोष ही मुख्य कारण है। मतलब जो भी वात पित्त और कफ तीनों दोष हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, वो तीनों के तीनों दोष हमारे पूरे शरीर में क्या करते हैं? स्रोतसों में गमन करते हैं। वीपी के जो है वो स्रोतोगामी होते हैं, स्रोतसों में गमन करते हैं। ठीक है, जबकि वात जो है वो स्पेसिफिकली ये अलग से ही रहता है ना? स्टार मार्क क्यों? क्योंकि वात जो होता है ना, वही तो कहीं भी किसी चीज को लेकर के जाता है, और सूक्ष्म होने के कारण ये वात जो है वो सभी स्रोतों में गमन करता है। तो इस तरीके से ये अपन ने आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। राइट? बाकी अपन कल देखते हैं। आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा, जो भी समझ आया जिस तरीके से। बाकी आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा, है ना? तो अपन बाद में फिर और क्लियर अप करके आगे बढ़ते चलें। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ जुड़ने के लिए। आई होप कि हम कुछ बेहतर कर पाए। थैंक यू, नमस्कार।